हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गुंजन शर्मा एंड आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक अनलॉफुल असेंबली सेक्शन 189 ऑफ बीएनएस एंड सेक्शन 190 ऑफ बीएनएस। सो स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो से। जैसा ही आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, सेक्शन 189 हम इसमें पढ़ेंगे अनलॉफुल असेंबली, जिसको अनलॉफुल असेंबली बोलते हैं। सेक्शन 190 हम पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली इज गिल्टी ऑफ ऑफेंस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। सेक्शन 189, अब पहले एक चीज़ जनरली मैं आपको बताता हूँ। जो सेक्शन 189 बात करता है वो सिर्फ अनलॉफुल असेंबली के बारे में बात करता है कि अगर आप किसी अनलॉफुल असेंबली के मेंबर बन जाए तो आपको क्या पनिशमेंट मिलेगी, उसके बारे में बात करता है। वही जो सेक्शन 190 है, ये किस बारे में बात करता है? अगर आप मेंबर है किसी अनलॉफुल असेंबली के और इस अनलॉफुल असेंबली के किसी एक मेंबर ने कोई ऑफेंस कर दिया। पहला 189 क्या था कि वो खुद में ही ऑफेंस है कि आप अनलॉफुल असेंबली के मेंबर बन गए तो आपने एक ऑफेंस कर दिया और आपको पनिशमेंट मिल गई। सेक्शन 190 क्या कहता है? अगर आप अनलॉफुल असेंबली के मेंबर है और उस अनलॉफुल असेंबली के किसी और मेंबर ने कोई ऑफेंस कर दिया तो उसके लिए भी प्रोसिक्यूशन उसके लिए भी आपको प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, आपको लायबल बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हम ये दो चीज़ पढ़ेंगे, सेक्शन 189 अनलॉफुल असेंबली एंड सेक्शन 190। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन कॉमन ऑब्जेक्ट एंड कॉमन इंटेंशन एंड डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 3 सब क्लॉज 5 प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लाइबिलिटी एंड सेक्शन 190। तो हम स्टार्ट करते हैं अनलॉफुल असेंबली में। अब अनलॉफुल असेंबली का डिफाइंड है बीएनएस में, सेक्शन 189 में डिफाइंड है हमारा अनलॉफुल असेंबली। अब उसमें क्या चीज़ डिफाइंड है? एन असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चंस आते हैं। 5 और मोर पर्सन्स, 5 या 5 से ज़्यादा। एन असेंबली of 5 or more person is designated an unlawful assembly if the common object of person composing that assembly, कि जब उस अनलॉफुल असेंबली के जो पर्सन है उन सबका कोई कॉमन ऑब्जेक्ट, ये आपके पास बैरक भी होगी, उसमें 5 कॉमन ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं। अगर उस अनलॉफुल असेंबली के जो 5 और मोर पर्सन्स है उनका अगर कॉमन ऑब्जेक्ट इन 5 में से कोई एक हो गया तो उस असेंबली को मैं अनलॉफुल असेंबली बोलूँगा। तो पहला, जब कॉमन ऑब्जेक्ट क्या हो, ये कॉमन ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, 5 कॉमन ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है ना। पहला, टू ओवरो बाय क्रिमिनल फोर्स, ओवरो मतलब डराना, और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट और पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट और एनी पब्लिक सर्वेंट इन एक्सरसाइज ऑफ लॉफुल पावर ऑफ सच पब्लिक। तो अगर उस असेंबली का कॉमन ऑब्जेक्ट किसी सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट को, स्टेट लेजिस्लेचर को या पब्लिक सर्वेंट को क्या हुआ, डराना धमकाना हुआ,
तब उस असेंबली को हम अनलॉफुल असेंबली बोलेंगे। दूसरा, टू रेजिस्ट एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ और एनी लीगल प्रोसेस, किसी लॉ के एग्जीक्यूशन को अगर वो रोकते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को हम कॉमन ऑब्जेक्ट बोलेंगे और असेंबली को हम अनलॉफुल असेंबली बोलेंगे। थर्ड, टू कमिट एनी मिसचीफ, क्रिमिनल, ट्रेसपास और अदर ऑफेंस, इसमें अगर आपका हो गया कॉमन ऑब्जेक्ट तो तब भी आपकी जो असेंबली है वो अनलॉफुल असेंबली बोली जाएगी। ठीक है, मान लीजिए आप भाई 5 से या 5 से ज़्यादा दोस्त है, आप भाई आप चाह रहे हैं कि मैं इस मतलब आपकी दूसरे कॉलेज के बच्चों से लड़ाई हो गई कि भाई मैं तो इस कॉलेज में घुस के भाई उन जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको भैया हम पीट के आएंगे 5 या 5 से ज़्यादा, और आप उस कॉलेज के बाहर खड़े हैं, तो आपका कौन ऑब्जेक्ट क्या है? मिसचीफ करना, क्रिमिनल ट्रेसपास करना, और उन जो दूसरे स्टूडेंट्स की पिटाई करोगे भैया वो भी एक तरह का ऑफेंस है। तो इस जो तुम आपने असेंबली बना रखी है 5 या 5 से ज़्यादा, तो मैं उसको अनलॉफुल असेंबली बोलूँगा। फोर्थ, बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू एनी पर्सन टू टेक और ऑब्टेन पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी और डिप्राइव एनी पर्सन ऑफ द एंजॉयमेंट ऑफ राइट ऑफ वे, यूज ऑफ वाटर, द इनकॉर्पोरल राइट ऑफ विच इज इन द पोजेशन ऑफ एंजॉयमेंट और एनफोर्स। ठीक है, तो ये हो गया फोर्थ तुम्हारा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और लास्ट आपका हो गया कॉमन ऑब्जेक्ट, बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू कंपेल एनी पर्सन टू व्हाट ही इज नॉट लीगली बाउंड टू डू और अमिट टू डू ही इज लीगली एंटाइटल्ड टू। भाई जो पर्सन लीगली वो काम नहीं कर सकता उसको आप कंपेल कर रहे हो काम करने के लिए, मतलब 5 या 5 से ज़्यादा आपने लोग इकट्ठा है और डरा धमका के किसी पर्सन को कह रहे कि भैया तू ये काम कर, तो वो असेंबली क्या होगी? अनलॉफुल असेंबली कही जाएगी। अंडरस्टूड? तो ये 5 हमारे पास 5 कॉमन ऑब्जेक्ट्स है। अगर किसी अनलॉफुल किसी असेंबली का कॉमन ऑब्जेक्ट इन 5 में से कोई एक भी ऑब्जेक्ट बन जाएगा और पर्सन 5 या 5 से ज़्यादा होंगे, तो उस असेंबली को मैं अनलॉफुल असेंबली घोषित कर सकता हूँ। अब ये जो अनलॉफुल असेंबली है ये खुद में ही एक ऑफेंस है। अगर आप किसी अनलॉफुल असेंबली के मेंबर बन जाए तो वो खुद में ही एक ऑफेंस है, तो उसमें में क्या होगा? उसमें भी मुझे पनिशमेंट मिल सकती है। तो अब इसमें बता रखा है कि अगर आप अवेयर है, जो नीचे के पॉइंट्स हैं मैं इनको ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगा क्योंकि इसमें सिर्फ पनिशमेंट दी हुई है कि अगर आपको पता है कि जो असेंबली है वो अनलॉफुल असेंबली है और इंटेंशनली आपने ज्वाइन करी है, तो क्या पनिशमेंट मिलेगी? imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months or with fine or both. Next, disperse, अगर उस असेंबली को डिस्पर्स मतलब ख़त्म करने के लिए कहा जाए बट फिर भी उसके बाद ख़त्म ना किया जाए तो क्या पनिशमेंट मिलेगी? imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both. ये मैं नहीं पढ़ रहा, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी तो आप ये खुद पढ़ लीजिएगा सारे। फोर्थ पॉइंट, डेडली वेपन, अगर डेडली वेपन के साथ आप उस असेंबली में है, कोई भी है उस अनलॉफुल असेंबली में जो मेंबर है उसके, तो 2 years विथ फाइन और विथ बोथ। तो ये फिर अनलॉफुल असेंबली के जितने भी है ये पनिशमेंट दे रखी है कि अनलॉफुल असेंबली खुद में ही एक क्या है? खुद में ही एक ऑफेंस है। ठीक है, अगर आप अनलॉफुल असेंबली के मेंबर बनेंगे तो आपको
पनिशमेंट मिल सकती है। अब जो नेक्स्ट सेक्शन पढ़ेंगे हम सेक्शन 190 पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमने अनलॉफुल असेंबली तो पढ़ लिया कि अनलॉफुल किसी असेंबली को अनलॉफुल असेंबली बनने के लिए पहली चीज़ तो क्या होना चाहिए, 5 या 5 से ज़्यादा लोग होने चाहिए। दूसरा, उस असेंबली का कोई कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जो वो कॉमन ऑब्जेक्ट है वो शेयर्ड होनी चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि भैया कि हम क्या करने जा रहे हैं। अब वो शेयर्ड होगी कॉमन ऑब्जेक्ट। अब वो कॉमन ऑब्जेक्ट क्या होने चाहिए, जो उसमें ही 5 ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब कर रखे हैं। अगर उस 5 में से कोई एक भी होगी कॉमन ऑब्जेक्ट तो जो असेंबली है वो अनलॉफुल असेंबली बन जाएगी। ये तो हमारा होगा सेक्शन 189 के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब सेक्शन 190 क्या बात कर रहा है, सेक्शन 190 ये बात कर रहा है कि अगर आप किसी अनलॉफुल असेंबली के मेंबर होते हैं, ठीक है, अनलॉफुल असेंबली के मेंबर होते हैं और अब उस अनलॉफुल असेंबली का कोई कॉमन ऑब्जेक्ट भी होगा, इस कॉमन ऑब्जेक्ट को पाने के लिए अगर कोई ऑफेंस कर दिया जाए किसी भी मेंबर के द्वारा, एनी मेंबर, तो इस ऑफेंस के लिए सारे ईच मेंबर क्या होंगे, लायबल होंगे। तो एक बार हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसकी। इफ एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय एनी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑफेंस किसी भी मेंबर ने कराओ अनलॉफुल असेंबली के, कब, इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, कॉमन ऑब्जेक्ट के प्रोसिक्यूशन के टाइम, और सच मेंबर्स ऑफ दैट असेंबली न्यू टू बी लाइकली टू बी कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, कि उस असेंबली के, अनलॉफुल असेंबली के मेंबर्स को पता हो कि ये ऑफेंस जो भी मेंबर है वो ये कर सकते हैं, तो एवरी पर्सन हु एट द टाइम ऑफ कमिटिंग ऑफ दैट ऑफेंस इज अ मेंबर ऑफ द सेम असेंबली इज गिल्टी ऑफ दैट ऑफेंस। अब देखिए इस सेक्शन को ना मैं एक केस के द्वारा आपको समझाता हूं। जो केस है वो है मिसाजी केस। अब इस मिसाजी केस के मैं फैक्ट्स बता दूं। देखिए ये जो मिसाजी भाई साहब थे और इनके साथ 5-6 और लोग थे, इनका कोई दूसरी पार्टी के साथ लैंड डिस्प्यूट था, और जब दूसरी पार्टी क्या करती है वो उस फार्म लैंड के ना क्रॉप्स को काटने लग जाते हैं, तो मिसाजी के पास पिस्टल होती है धोती के अंदर उसके पास, ठीक है, और जो दूसरे लोग होते हैं उन सबके पास लाठी होता है, जो मिसाजी के दोस्त होते हैं। अब उन जो दोस्त है उसके मिसाजी के, उनको पता था कि मिसाजी के पास पिस्टल है धोती के अंदर, और मिसाजी और उनके दोस्त जो वहाँ पे फसल काटने आए थे दूसरी पार्टी, तो उनको धमकाते हैं कि भैया तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। और मिसाजी अपनी पिस्टल निकालते हैं और एक सर में सीधा गोली मार देते हैं पॉइंट ब्लैंक रेंज से। अब इस केस में ये आया कि भाई गोली तो मिसाजी ने चलाई, क्या दूसरे लोग जो मिसाजी के साथ थे क्या वो भी कन्विक्ट होंगे मर्डर के लिए? तो हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें डिसाइड किया था कि भाई जो दूसरे मेंबर है उनका भी कन्विक्शन होगा अंडर सेक्शन 302। अब इसमें कैसे हुआ, देखिए पहला इंग्रेडिएंट से पढ़ते हैं हम। देखो पहला जो असेंबली थी मिसाजी वाली वो क्या थी, अनलॉफुल असेंबली थी। अनलॉफुल असेंबली क्यों थी? अनलॉफुल असेंबली इसलिए थी क्योंकि जो 5 कॉमन ऑब्जेक्ट्स बताए हैं मैंने, उसमें से एक इनका ऑब्जेक्ट था, क्या था भाई, दूसरे पार्टी को प्रॉपर्टी से भगाना। कॉमन ऑब्जेक्ट्स आप ऊपर देखना, अपने ब्रैकेट में पढ़ना, उसमें 5 कॉमन ऑब्जेक्ट्स में ये कॉमन ऑब्जेक्ट है। तो कॉमन ऑब्जेक्ट बन गया
ये कॉमन ऑब्जेक्ट क्या था, शेयर्ड भी था भाई आपस में इन सबका, कि भैया इनको भगाना भगाना है। इन्होंने इन सबको पता भी था कि भाई मिसाजी के पास क्या है, पिस्टल भी है, सबको पता था कि पिस्टल भी है, और पिस्टल भी है, और इन्होंने क्या करा, इन्होंने सबने मिलकर धमकाया भी, भैया तुम यहाँ से भाग जाओ नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। ठीक है, तो कॉमन ऑब्जेक्ट के प्रोसिक्यूशन के दौरान मिसाजी ने क्या कर दिया, ऑफेंस कर दिया। कौन सा ऑफेंस कर दिया, मर्डर का ऑफेंस कर दिया। जिसकी जो दूसरे मेंबर्स थे उनको क्या थी, नॉलेज थी कि भैया हाँ भाई मिसाजी के पास पिस्टल है, वो गोली मार सकता है किसी को भी। तो डेफिनेशन के दौरान देखते हुए जो दूसरे मेंबर्स थे अनलॉफुल असेंबली के, उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्ट किया। अब इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, देखिए ये जो डेफिनेशन है 190 का सेक्शन है, इसमें दो पार्ट्स है। पहली चीज, दो पार्ट्स में है ये। पहला पार्ट तो यहां से लेकर यहां तक है। इफ एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय एनी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट असेंबली। ठीक है, पहला पार्ट तो ये हो गया। दूसरा पार्ट, such as the members of the assembly is like knew to be likely to be committed, कि भैया ऐसा हो सकता है। तो जितने भी पर्सन हैं वो सबके सब क्या होंगे, गिल्टी होंगे, पर उस टाइम पे क्या होना चाहिए, उनका वहां पे मेंबर होना बहुत ही जरूरी है, मतलब उनकी प्रेजेंस बहुत जरूरी है वहां पे। समझ आया आपको? तो आपको सेक्शन 180 190 अच्छे से समझ आ गया होगा मिसाजी केस से तो मेनली। अब हम अगर कैसे माने, हाउ टू डिटरमाइन कॉमन ऑब्जेक्ट, कि भैया कि उनके कॉमन ऑब्जेक्ट था नहीं था, कि उन्होंने शेयर करी या नहीं करी, ये कैसे हम प्रूफ करेंगे। सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है, कॉमन ऑब्जेक्ट है, वो सबके बीच में शेयर होना चाहिए। अब ये कैसे पता चलेगा कि भाई इन सबके बीच में शेयर हुआ है, उनके एक्ट से, उनके अटरेंसेस से, उनकी लैंग्वेज से, उनके नेचर ऑफ आर्म से। मिसाजी केस में क्या था, उनके एक्ट क्या था भाई, सब गुस्से में थे, किसी के पास लाठी थी, किसी के पास पिस्टल था। अटरेंसेस और लैंग्वेज, सबने कहा मिलके भैया तुम यहाँ से भाग जाओ नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। नेचर ऑफ आर्म्स, लाठी थे और पिस्टल था। इनसे पता कर सकते हैं ना कि भैया जो इनकी जो कॉमन ऑब्जेक्ट था वो क्या था, शेयर्ड था। समझ रहे हो ना? तो किस केस में बात करी गई थी, मदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में बात करी गई थी। mere presence in unlawful assembly cannot render a person liable unless there is a common object and share by same। सिर्फ उस किसी भी पर्सन का किसी अनलॉफुल असेंबली के वहाँ सिर्फ होना ही, कोई मान लीजिए भाई कहीं पे 6 लोग हैं, इनकी अनलॉफुल असेंबली है, ठीक है, कोई ए पर्सन है, इसको भाई पता ही नहीं कि इन 6 लोगों का क्या कॉमन ऑब्जेक्ट है। भाई एट द टाइम ए वहाँ पे तो था जब 6 पर्सन ने अपनी क्या बनी, अनलॉफुल असेंबली बनाई, पर जो ए को कॉमन ऑब्जेक्ट पता ही नहीं उनका क्या है, तो ये सेक्शन 190 के अंडर इसको प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते हम यहाँ पे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही है, आपको अच्छे से समझ आया होगा। देखिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, एंड कमेंट में कुछ ना कुछ लिखिए कि आपको कौन सा सेक्शन समझना है जिस पे मैं वीडियो बनाऊं, अच्छे से आपको समझा सकूं उस सेक्शन को, उस टॉपिक को। बीएनएस हो, बीएनएसएस हो, सीपीसी हो, एविडेंस हो, तो आप ज़रूर इसमें कमेंट कीजिए। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो डिफरेंस बिटवीन कॉमन ऑब्जेक्ट एंड कॉमन इंटेंशन होगी, एंड डिफरेंस बिटवीन
सेक्शन 3 सब क्लॉज 5 प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लाइबिलिटी होगी एंड सेक्शन 190। थैंक यू वेरी मच।